स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 5 देखेंगे। कूलॉम्स लॉ पे आज सेकंड क्लास होगा, सेकंड प्रॉब्लम क्लास होगा। इसमें अच्छे लेवल के कुछ प्रॉब्लम देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे पेंडुलम विथ कूलॉम्स लॉ। पेंडुलम विथ कूलॉम्स लॉ, पेंडुलम टाइप प्रॉब्लम भी इसको बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हेडिंग लगाएंगे पेंडुलम विथ कूलॉम्स लॉ। देखिए, पेंडुलम से रिलेटेड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बहुत सारे प्रोफाइल होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम आपको हर एक बुक में दिख जाएगा, हर एक मटेरियल में, हर एक सीट में, डीपीपी में आपको इससे रिलेटेड प्रॉब्लम दिखेगा। तो वो सारे प्रॉब्लम को, सारी वैरायटी को हम यहाँ पे डील करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना टाइम पास किए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला केस लेते हैं जिसमें दो बॉब ले लेते हैं। कितने बॉब लेंगे? दो। और दोनों को एक कॉमन पॉइंट से, दोनों का एक एंड जो होगा वो कॉमन पॉइंट से अटैच्ड होगा। ठीक है, और दूसरे एंड पे एक एक बॉब लगा दिया, यहाँ पे बॉब अटैच कर दिया। सिंपल पेंडुलम में क्या होता है, बॉब होता ही होता है। इसका मास जो है वो m1 है और चार्ज जो है वो q1 है। ठीक है, इसका जो मास है वो m2 है और चार्ज जो है वो q2 है। परफेक्ट है। ओके, ये जो है इसका लेंथ l है और इसका भी लेंथ क्या है, l है। और ये वर्टिकल के साथ एंगल बना रहा है θ1 और इधर से जो एंगल बन रहा है वो θ2 का बन रहा है। ओके, चलिए इसको स्ट्रिंग नंबर 1 बोलते हैं, इसको स्ट्रिंग नंबर 2 बोल लेते हैं। ये पेंडुलम 1 है, ये पेंडुलम 2 है। चलिए, अब इन दोनों में ये इक्विलिब्रियम का पोजीशन है। दो पेंडुलम बॉब है ऐसे, और ये इक्विलिब्रियम का पोजीशन है। तो ये जो बॉब है वो इसको ऐसे रिपेल कर रहा होगा, ये जो बॉब है वो इसको रिपेल कर रहा होगा, जो पॉजिटिव चार्ज है, और ये जो बॉब है वो इसको रिपेल कर रहा होगा। ठीक है। ओके, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर लग रहा है और इधर क्या लगेगा, टेंशन फोर्स। आपको पता है रस्सी जब स्ट्रेचिंग की कंडीशन में होता है तो वो टेंशन का फोर्स लगाता है, और टेंशन फोर्स का डायरेक्शन कांटेक्ट पॉइंट से स्ट्रिंग की तरफ होता है, फ्रॉम द कांटेक्ट पॉइंट टू द स्ट्रिंग। पुलिंग नेचर का फोर्स होता है, टेंशन जो होता है पुलिंग नेचर का फोर्स है, कांटेक्ट फोर्स है। इसका नेचर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होता है। यदि मासलेस स्ट्रिंग है तो पूरे पॉइंट पे टेंशन क्या होता है, सेम होता है। यदि मासिव स्ट्रिंग होता तो हर पॉइंट पे टेंशन सेम नहीं हो पाता। ये सब आप एनएलएम में न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन एंड फोर्स वाले चैप्टर में पढ़े होंगे 11th क्लास में, थोड़ा हमने रिवीजन करा दिया। और ये नीचे में अर्थ तो छोड़ेगा नहीं, जो भी एक्सपेरिमेंट करेंगे अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में करेंगे, और ग्रेविटेशनल फील्ड में करेंगे तो m1g फोर्स तो लगेगा ही लगेगा। इसका भी एबिलिटी देख लेते हैं। ये कॉन्टेक्ट से रस्सी की तरफ क्या लगेगा, टेंशन का फोर्स लगेगा, और इधर क्या लगेगा, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग क्या लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और दोनों का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपस में क्या है, सेम है। ठीक है, जितना इसकी वजह से उस पे लगेगा उतना ही इसकी वजह से भी, इसकी वजह से इस पे लगेगा। ये m2g है, अर्थ छोड़ेगा नहीं, अपने हिस्से का फोर्स तो लगाएगा ही लगाएगा। ये θ1 है तो अल्टरनेट इंटीरियर से ये वाला एंगल भी क्या है, θ1 है। ये θ2 है तो अल्टरनेट इंटीरियर से ये वाला एंगल कितना होगा, θ2 ही होगा। परफेक्ट है। अब ये t1 का इधर कंपोनेंट होगा t1 cos θ1 और इधर हो जाएगा t1 sin θ1। ठीक है, t2 का इधर कंपोनेंट हो जाएगा t2 cos θ2 और इधर हो जाएगा t2 sin θ2। चलेगा। ओके, इस बॉब के बारे में सोचो। ये बॉब जो है वो 3 फोर्स झेल रहा है। ये टेंशन, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, और ये जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन। और ये बॉब किसमें है, इक्विलिब्रियम में है। थोड़ा यहाँ करके दिखा देता हूँ। इस बेचारे पे इधर से क्या लग रहा है, टेंशन टेबल लग रहा है, और इधर क्या लग रहा है, m1g लग रहा है, और इधर क्या लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। आपको इक्विलिब्रियम पढ़ाया गया होगा 11th क्लास में। ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम का मतलब होता है नेट फोर्स का जीरो होना, और रोटेटरी इक्विलिब्रियम का मतलब होता है नेट टॉर्क का जीरो होना। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो बॉब है ना वो रोटेटरी इक्विलिब्रियम में भी है और ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम में भी है। लेकिन ये ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम यहाँ पे काम का है। ये ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम का हम कॉन्सेप्ट से यहाँ से इक्वेशंस डेवलप कर सकते हैं। तो ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, इन दोनों का रिजल्टेंट इधर होगा और उसका मैग्नीट्यूड t1 के बराबर होगा, तभी इक्विलिब्रियम में रहेगा। फिर से, इन दोनों का रिजल्टेंट
इन दोनों का रिजल्टेंट इसके मैग्नीट्यूड के बराबर होना चाहिए और उसका डायरेक्शन इधर होना चाहिए, तभी तो ये इसको बैलेंस दे पाएगा। इन दोनों का रिजल्टेंट इधर होना चाहिए और उसका मैग्नीट्यूड mg के बराबर होना चाहिए, ठीक है, तभी वो इक्विलिब्रियम बैलेंस कर पाएगा। इन दोनों का रिजल्टेंट इधर होना चाहिए और उसका मैग्नीट्यूड Fe के बराबर होना चाहिए। इक्विलिब्रियम का मतलब ये नहीं होता है, ठीक है। ये कहा है, मैं क्यों इतने इस बात को कॉन्फिडेंस के साथ बोल पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है इक्विलिब्रियम का मतलब होता है F1 प्लस F2 प्लस F3, यहाँ पर तीन ही फोर्स है, तो यहाँ पर F1 प्लस F2 प्लस F3 इज इक्वल टू मैं 0 लिख लूंगा। इक्विलिब्रियम का मतलब यही होता है, नेट फोर्स का 0 होना। अब यहाँ से F1 क्या आएगा भाई साहब, F1 will be exactly equal to negative of minus of F2 plus F3। दो वेक्टर को जोड़ने का मतलब होता है उन दोनों का रिजल्टेंट। तो ये रिलेशन क्या बता रहा है कि F1 का मैग्नीट्यूड F2 और F3 के रिजल्टेंट के बराबर है और उसका डायरेक्शन किधर है, तो F2 और F3 के रिजल्टेंट के अपोजिट में है, ठीक है। इसी तरीके से F2 को इवैल्यूएट करोगे तो पता चलेगा माइनस ऑफ F1 प्लस F3 आ गया। इसका मतलब कि F2 का जो मैग्नीट्यूड होगा वो F1 और F3 के रिजल्टेंट के बराबर होगा और उसका जो डायरेक्शन होगा वो F1 और F3 के रिजल्टेंट के अपोजिट डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो फिर से हम अपने इस मुद्दे पे आते हैं, मेन पॉइंट पे आते हैं कि इन दोनों का रिजल्टेंट इधर होगा और उसका मैग्नीट्यूड T1 के बराबर होगा। इन दोनों का रिजल्टेंट इधर होगा और उसका मैग्नीट्यूड M1G के बराबर होगा। फिर इन दोनों का रिजल्टेंट इधर होगा और उसका मैग्नीट्यूड Fe के बराबर होगा। परफेक्ट है, उसी बात को हमने लैंग्वेज दे दिया है। चलिए ठीक है, तो हम यहां से लिख सकते हैं कि T1 का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो T1 विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू M1G का स्क्वायर, उसका रिजल्टेंट निकाल रहे हैं। दो ऐसे वेक्टर का रिजल्टेंट निकाल रहे हैं जिनके बीच में एंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री। तो जब दो वेक्टर के बीच में 90 का एंगल बनता है तो रिजल्टेंट क्या होता है, रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये M1G का स्क्वायर प्लस Fe का स्क्वायर, ये हमारा T1। इन सेम फैशन इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं। इन सेम फैशन उस पे भी ये काम कर सकते हैं। तो T2 विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू M2G का स्क्वायर प्लस Fe का स्क्वायर। परफेक्ट है। एक चीज समझो, यहाँ पर Fe और Fe स्क्वायर का टर्म दोनों में क्या है, सेम है। इसका मतलब है कि T1 और T2 किस पे डिपेंड करेगा, M1 और M2 पे। यदि M1 बड़ा होता है M2 से तो T1 बड़ा हो जाएगा T2 से, और यदि M2 बड़ा होता है M1 से तो T2 बड़ा हो जाएगा T1 से। लेकिन दोनों यदि आपस में बराबर है, M1 और M2 दोनों बॉब का मास यदि सेम है तो दोनों रस्सियों में टेंशन क्या लगेगा, सेम लगेगा। इस रिलेशन से ये पता चल रहा है। मैं केसेस करके इसको मैं दिखा दूंगा। अभी आप इक्वेशंस देख लो, इसको मैं हटा रहा हूँ दोस्त, है ना। अभी देखना, इक्विलिब्रियम में है तो x में इक्विलिब्रियम इधर x एक्सिस मान लेते हैं, इधर y एक्सिस मान लेते हैं। x में इक्विलिब्रियम का मतलब है उधर का फोर्स इधर के फोर्स के बराबर होगा। पॉजिटिव x में लगने वाला फोर्स नेगेटिव x में लगने वाले फोर्स के बराबर होना चाहिए। ओके, सिंपल पॉइंट है ये, एलिमेंट से आपका क्लियर हो। T1 sin θ1 Fe के बराबर, परफेक्ट। और ये T1 cos θ1 हमारे M1G के बराबर है। ये क्वेश्चन नंबर 3 है और ये क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। अब दोनों इक्वेशन को डिवाइड करने पे 3 और 4 को डिवाइड कर दो। जैसे ही डिवाइड करोगे T1 ही बढ़ जाएगा और sin θ1 अपॉन में cos θ1 कितना हो जाएगा, tan θ1 हो जाएगा। तो यहाँ से tan θ1 इज इक्वल टू Fe अपॉन में M1G हो जाएगा। ये है क्वेश्चन नंबर 5। अब यही काम इस बॉक्स के लिए करना है। इधर का फोर्स इक्वल टू इधर का फोर्स और इधर का फोर्स इक्वल टू इधर का फोर्स। तो यहाँ पे भी हम कर सकते हैं कि T2 sin θ2 इज इक्वल टू Fe। ऐसा भी लिख सकते थे, Fe इज इक्वल टू T2 sin θ2, दोनों तो बात बराबर है। ओके, तो T2 cos θ2 इज इक्वल टू M2G। इसको भी कुछ नाम दे देते हैं, इक्वेशन नंबर 6। और ये इक्वेशन नंबर क्या है, 7 है। इक्वेशन ज्यादा है, इससे अब घबराने की आवश्यकता नहीं है, कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल सिंपल ही लग रहा है। तो बाई, अब इन दोनों को फिर से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ये दोनों को डिवाइड करोगे T2 निपट जाएगा, कितना बचेगा, tan θ2 इज इक्वल टू Fe अपॉन में M2G। ये भी एक रिजल्ट है ना। अब यहाँ से 4 इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स मिले हैं। पहला रिजल्ट ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है और चौथा वो है। अब इन चारों पे काम करना है। परफेक्ट। अब देखो बच्चे, मैं 2 केस लेकर के काम कर रहा हूँ।
केस फर्स्ट क्या है, इफ m1 is greater than m2, m1 is greater than m2, then पहला रिजल्ट क्या होगा, पहला रिजल्ट है कि m1 यदि m2 से बड़ा होता है तो t1 t2 से बड़ा होगा, टेंशन इन स्ट्रिंग 1 विल बी ग्रेटर देन t2, ठीक है। यदि m1 m2 से बड़ा होता है तो t1 t2 से बड़ा होगा, ज्यादा होगा, ओके। सेकंड रिजल्ट क्या है, सेकंड रिजल्ट यहाँ पे फोर्स करो तो पता चलेगा, यदि m1 m2 से बड़ा है तो देख बच्चे, यदि ये बड़ा है तो ये छोटा होगा tan थीटा, और tan थीटा इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। इंक्रीजिंग फंक्शन क्या है, जैसे साइन थीटा जो है ना, थीटा की वैल्यू बढ़ती जाएगी, साइन थीटा कितना होता है, साइन 0 कितना होता है, 0 होता है, साइन 90 कितना होता है, 1 होता है। तो जैसे जैसे एंगल बढ़ता जाएगा ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल 0 से 90 तक, वैसे वैसे साइन थीटा बढ़ते जाता है। इन सेम फैशन tan थीटा भी देखोगे, tan 0 0 होता है और tan 90 कितना होता है, अनडिफाइंड, ठीक है ना, जिसको इंफिनिटी बोल देते हो। तो वहां भी क्या हो रहा है, लगातार चढ़ते जा रही है वैल्यू, बढ़ते जा रही है, जैसे थीटा बढ़ता जा रहा है। लेकिन cos थीटा में ऐसा नहीं होता है, जैसे जैसे एंगल बढ़ते जाता है वैसे वैसे थीटा cos थीटा क्या होते जाता है, घटते जाता है। मतलब tan थीटा कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। मतलब क्या है कि जब थीटा बड़ा होगा ना तो tan थीटा भी बड़ा होगा, या उसका उल्टा भी वैसा ही सही होगा कि tan थीटा यदि ज्यादा होगा तो थीटा ज्यादा होगा, ठीक है। तो यहाँ से m1 m2 से बड़ा है, इसका मतलब है कि tan थीटा 1 tan थीटा 2 से छोटा है। मतलब क्या है कि थीटा 1 थीटा 2 से छोटा हो जाएगा। परफेक्ट है, ओके। केस सेकंड देखते हैं, इसको मैं मिटा देता हूँ। केस सेकंड क्या है, केस सेकंड है जो जनरली ये कॉमन केस होता है, ये सारे बुक में यही दिया होता है, m1 m2 के बराबर है। जब m1 m2 आपस में बराबर है, m1 m2 बराबर है तो देखिए भाई RHS दोनों के क्या हो जाएंगे, सेम सेम हो जाएंगे। यहाँ भी m बैठेगा, यहाँ भी m बैठेगा। Fe का पहले से सेम था, G भी सेम था, ये m सेम होने की वजह से दोनों का टेंशन आपस में क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। इसका मतलब पहला रिजल्ट होगा हमारा, देन पहला T1 will be exactly equal to T2 और सेकंड रिजल्ट होगा θ1 will be exactly equal to θ2। परफेक्ट, ओके। इसको ले लो, आप आगे बढ़ते हैं। अब देखो एक क्वांटिटेटिव डिस्कशन करेंगे। पहले बस नाम ले लिया है क्वांटिटेटिव, बोला कुछ टेक्निकल नाम लिया जा रहा है क्या, नहीं, ऐसे बस। तो आप एक छोटा सा हेडिंग लगा लो, क्वांटिटेटिव डिस्कशन, क्वांटिटेटिव डिस्कशन। ओके, फिर से वही बनाएंगे, सेम डायग्राम। ठीक है, मोस्ट पॉपुलर केस क्या है, दोनों का मास सेम होता है। ये दोनों का चार्ज भी मैं सेम ले लेता हूं। ओके, तो ये दोनों के एंगल क्या हो जाएंगे, सेम सेम। ये थीटा है और ये थीटा। परफेक्ट, ओके। अब देखना, इनके बीच में जो गैप है ना, टोटल गैप को x मान लेते हैं एट इक्विलिब्रियम। जब इक्विलिब्रियम में जाता है ये दोनों बॉक्स, दोनों पेंडुलम, तो जब इक्विलिब्रियम में है तो दोनों के बीच में गैप कितना है, x का है। परफेक्ट है, ओके। तो यहाँ पे जो ये जो गैप होगा ना, ये x/2 होगा, और यहाँ पर ये जो गैप होगा ना, वो भी x/2। परफेक्ट। और एक चीज हमें नहीं भूलना है कि यहाँ पर जो x है वो बहुत बहुत छोटा है l से। ठीक है, यहाँ पर जो x है, गैप जो है वो l के रिस्पेक्ट में बहुत बहुत छोटा है। और जब ऐसा है तो क्या होगा, जब यदि x जो है वो l से बहुत बहुत छोटा है, इसका फर्क पड़ेगा एंगल पे। यहाँ पे एंगल क्या हो जाएगा, बहुत बहुत छोटा हो जाएगा। ठीक है, हेंस हम लोग बोल सकते हैं कि थीटा टेंड्स टू 0। और जब थीटा टेंड्स टू 0 होगा, थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल होगा, तो हम बोल सकते हैं
कि साइन थीटा जो है वो अप्रोक्सीमेटली होगा, देखो आपको ये बात पता होगा, नहीं भी पता है तो मैं ये अप्रोक्सीमेशन आपको डील कर देता हूँ, हालांकि 11th में बताया गया होगा आपको कि जब सिंस थीटा इज स्मॉल, या फिर हम इफ लिखेंगे, इफ थीटा इज स्मॉल देन साइन थीटा जो होता है वो अप्रोक्सीमेटली थीटा के बराबर होता है, ठीक है, और cos थीटा जो होता है वो अप्रोक्सीमेटली 1 के बराबर होता है, क्योंकि आपको पता है cos थीटा cos 0 क्या होता है, 1 होता है, तो काफी छोटा का मतलब 5 डिग्री तक होगा, है ना, 5 डिग्री 6 डिग्री इतना। tan थीटा जो होता है ना वो भी अप्रोक्सीमेटली थीटा के बराबर हो जाता है। तो इसका मतलब है कि इस डिस्कशन से, इस अप्रोक्सीमेशन से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जब थीटा छोटा होगा तो साइन थीटा हमारे tan थीटा के बराबर होगा, साइन थीटा tan थीटा के बराबर होगा। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि सिंस x इज वेरी लेसर देन l देन थीटा टेंड्स टू 0, थीटा विल बी टेंड टू 0। ओके, तो यहाँ पे साइन थीटा जो होगा वो अप्रोक्सीमेटली tan थीटा के बराबर होगा, इस बात को हमें ध्यान रखना है, इसका यूज करेंगे इस डिस्कशन के बीच में, ठीक है। चलिए, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए, इस पर कमांड होना चाहिए कि जब x वेरी रिलेशन है तो थीटा क्या होगा, काफी छोटा होगा, और थीटा बहुत छोटा है तो साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर होगा, tan थीटा के बराबर होगा। परफेक्ट, इसका मतलब tan थीटा और साइन थीटा की वैल्यू आपस में क्या होगी, सेम। अब देखो बच्चा थोड़ा डायग्राम से, बाय डायग्राम हम लिख सकते हैं इस बात को कि साइन थीटा जो है वो ये p/h होता है, तो ये x/2l हो जाएगा, तो यहाँ से साइन थीटा क्या लिख सकते हैं, x/2l, तो यहाँ से tan थीटा, जहाँ भी tan थीटा आएगा वहां पे क्या लिख सकते हैं प्यार से, x/2l। परफेक्ट, इसको कुछ इक्वेशन का नाम दे देते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक चीज सुनो, यहाँ पे टेंशन T लग रहा है और अल्टरनेट इंटीरियर से ये वाला एंगल थीटा होगा, तो इधर T cos थीटा और इधर T sin थीटा, पक्का। और ये नीचे में क्या लगेगा, mg लगेगा, और इधर क्या लगेगा, fe लगेगा। अब इधर का फोर्स इधर के फोर्स के बराबर, तो यहाँ लिख सकते हैं T sin थीटा हमारे fe के बराबर है, पक्का। और T cos थीटा जो है वो mg के बराबर है, ठीक है। इसको भी कुछ नाम दे देते हैं, इक्वेशन नंबर 2, और ये क्या है, इक्वेशन नंबर 3। तो भाई अब ये दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ से टी डी बढ़ जाएगा, क्या होगा, tan थीटा इज इक्वल टू fe। मजा आ रहा है, आना चाहिए मजा, आना चाहिए मजा भाई, इंपॉर्टेंट प्रोफाइल है ये। अब देख बच्चा, इसको भी कुछ नाम दे देते हैं, इक्वेशन नंबर 4। अब ये 1 है और ये 4 है, दोनों से कुछ ढूंढने की कोशिश करते हैं, थोड़ा इसको और आगे बढ़ाते हैं, मजा आएगा। देखो, क्योंकि हमने इनके बीच के गैप को क्या ले रखा है, x ले रखा है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यहाँ से k q1 q2 by r² हो जाएगा, और k को क्या लिख सकते हैं, 1/4πε0। ओके, क्योंकि एयर में एक्सपेरिमेंट हो रहा है। ये tan थीटा, अभी टेंशन ना लो, इस पूरे पेंडुलम को पानी में ले जाएंगे, पानी में डालेंगे यूं, फिर देखेंगे क्या क्या इस पे फर्क पड़ेगा, फिर इक्वेशन लिखेंगे, क्वेश्चन करेंगे वो। देखिए, ये tan थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1/4πε0 q1 q2, तो q1 और q2 दोनों का मैग्नीट्यूड आपस में क्या सेम है, तो q1 × q2 q² हो जाने वाला है, तो यहाँ पे q², और ये क्या हो जाएगा, mg। अब tan थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हैं, x/2l, और ये हो जाएगा q²/4πε0 इंटू mg। अब तक का सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर है दोस्त, एकदम इसको मिस नहीं करना, पूरे आपका कंसंट्रेशन पे होना चाहिए, सारा गेम कंसंट्रेशन है दोस्त, है ना, इसको समझना है। एक चीज हमसे मिसिंग हो रही है, k q1 q2 by r² होता है ना, तो यहाँ पे x² भी हमको लिखना है, mg पहले से बैठा हुआ है, इसको जो करते हो रहने दो, समझ में आ रहा है। fe की जगह पर fe का वैल्यू रखा, ठीक है, और इसमें जो नीचे था वो नीचे आ गया, और mg के साथ आ गया, mg का साथ देने, ठीक है। यहाँ पर भी हम लोग, अच्छा अभी क्या करेंगे ना, इस x² को इधर लेके चले जाओ, नेक्स्ट स्टेप में ऐसा करते हैं,
इसको अभी ऐसा ही छोड़ देते हैं, एक्स स्क्वायर, और ये क्या है, mg है। ठीक है, अब इसको इधर लेके जाते हैं, एक्स क्यूब इज इक्वल टू क्या होगा, ये 2 2 4, ये क्यू स्क्वायर इंटू एल अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट mv, एक्स क्यूब क्यू स्क्वायर एल बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू mg। ठीक है, अभी देखो बच्चा, यहाँ पे एल जो है ना, उसका जो पेंडुलम बॉब का, वो जो पेंडुलम का की रस्सी का जो लेंथ है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, मास कांस्टेंट है, जी कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है। इट मींस दैट ये सारे कांस्टेंट हो गए, और ये सारे कांस्टेंट हो गए तो मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ लिख सकता हूं कि एक्स क्यू विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू स्क्वायर। यहां से ये रिजल्ट आया है, एक्स क्यू विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू स्क्वायर। इस पे भी ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है, ऐसा कुछ सिचुएशन देखिए और आपसे पूछा जाएगा एक्स में या फिर चार्ज में कुछ रिलेशन पूछा जाएगा, तो एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एक्स क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू स्क्वायर आपका आंसर होगा। ठीक है, अब इस एक्स क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू स्क्वायर को लेकर के कुछ स्पेशल केसेस करते हैं, वो भी हम लोग देखेंगे, अभी नेक्स्ट। इसको लिख लो आप, इस अप्रोक्सीमेशन को भी ढंग से देखना है ना, ये आपके ऑप्टिक्स में भी यूज आएगा। तो यहां से जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिला हम लोग को इस डिस्कशन से वो ये है कि एक्स क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू स्क्वायर। ठीक, और दूसरा क्या है, एक्स क्यू जो है वो किसके बराबर है, तो क्यू स्क्वायर इंटू एल अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू mg के बराबर है। ठीक है, ओके। अब देखो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट समझो, अब इसमें क्वेश्चन को बहुत अच्छा करना होगा तो एक लैंग्वेज यूज करेगा, बोलेगा क्या कि एयर को मॉइस्ट कर दिया गया है। तो आपको एक बात पता होना चाहिए कि मॉइस्ट एयर है, इस पूरे सिस्टम को ना मॉइस्ट एयर के अंदर रख दिया गया। तो जब मॉइस्ट एयर का, जब भी हम ड्राई एयर और मॉइस्ट एयर के बीच में डिस्कशन करते हैं तो ड्राई एयर के रेस्पेक्ट में मॉइस्ट एयर की कंडक्टिविटी ज्यादा होती है। जैसे जैसे मॉइस्चर एयर में बढ़ता जाता है वैसे वैसे उसकी कंडक्टिविटी बढ़ती चली जाती है। तो जैसे ही हम इसको मॉइस्ट एयर में रखेंगे ड्राई एयर से, तो उसमें से जब कनेक्टिविटी सराउंडिंग का बढ़ेगा तो ये बॉब में से चार्ज लीक होकर के सराउंडिंग में जाना शुरू कर देगा। तो ये पर्टिकुलर रेट से यहाँ से चार्ज लीक होना शुरू कर देता है, और उसी रेट ऑफ लीकिंग ऑफ चार्ज को करंट बोलते हैं। रेट ऑफ लीकिंग ऑफ चार्ज को क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। आपको पता है पॉइंट करंट होता क्या है, चार्ज पर यूनिट टाइम। आप लोग 9th क्लास में क्या पढ़े थे, स्पीड क्या होता है, s/t। इसी को आप 11th में क्या पढ़े, स्पीड ds/dt हो जाता है। क्लियर? तो जिस तरीके से आपने I को q/t बोला है, ये एक तरीके का क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को, रेट ऑफ चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x को dy/dx बोल देते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज को। और एवरेज रेट ऑफ चेंज होता है, जब इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज होता है तो dy/dx, और जब एवरेज रेट ऑफ चेंज होता है तो Δy/Δx कर देते हैं। ये सब बेसिक आप लोगों को क्लियर होगा। तो यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम को क्या बोलते हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम को क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। तो करंट को हम लोग dq/dt लिख सकते हैं, पक्का। अब देखो यदि चार्ज बढ़ेगा, चार्ज यदि बढ़ रहा है तो वहां पे प्लस dq/dt होता है, और जब चार्ज लीक होता है, चार्ज घटता है, तो हम लोग माइनस dq/dt लिखते हैं। ठीक है, माइनस साइन बताता है कि चार्ज क्या हो रहा है, घट रहा है, और प्लस साइन बताता है कि चार्ज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे अब रेट ऑफ चेंज जो होता है ना वो पॉजिटिव होता है। रेट ऑफ चेंज हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो यदि चार्ज इंक्रीज कर रहा है तब तो dq हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि dq क्या होता है, फाइनल चार्ज माइनस इनिशियल चार्ज, एक तरीके का स्मॉल चेंज है, वेरी वेरी स्मॉल चेंज है, और चेंज का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल। यदि कोई चीज बढ़ रहा है तो उसका चेंज क्या होता है, पॉजिटिव होता है। यदि कोई चीज घट रहा है तो उसका चेंज क्या होता है, निगेटिव होता है। तो dq जब ये चार्ज घटेगा तो dq खुद भी निगेटिव होगा, तो उसके हिसाब से रेट ऑफ चेंज निगेटिव हो जाना चाहिए था, लेकिन रेट ऑफ चेंज क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। तो इसीलिए हम एक माइनस साइन अपने से इंट्रोड्यूस कर देते हैं। ठीक है, ओके। कहीं भी ये डिक्रीमेंट होता है तो रेट ऑफ चेंज के आगे ये डिफरेंशियल फॉर्म, ये जो ये डिफरेंशिएशन के फॉर्म में जो भी एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखा जाता है उसके आगे एक माइनस लगा देता है। ठीक है, ओके।
तो चलिए एक सिचुएशन लेते हैं, क्वेश्चन लेते हैं, लिखेंगे इन मॉइस्ट एयर conductivity increases due to it charge starts to leak let rate of leaking of charge is q naught rate of leaking of charge is I naught. Rate of leaking of charge is I naught. Rate of leaking of charge is I naught. Then find a relative velocity of approach. Relative velocity of approach of given bobs. अब ये रिलेटिव वेलोसिटी क्यों आएगा? तो ये देखो बच्चा, जैसे जैसे चार्ज लीक होगा ना वैसे वैसे चार्ज कमेगा, और जैसे जैसे चार्ज कमेगा वैसे वैसे x क्या होगा? घटेगा। और जैसे जैसे x घटेगा तो हमें ये बात फील होगा कि ये दोनों एक दूसरे की तरफ अप्रोच कर रहे हैं। तो इसी की रिलेटिव वेलोसिटी को ये जिस रेट से दोनों के बीच में सेपरेशन घटेगा, जिस रेट से x घटेगा उसी रेट को रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बोलेंगे। क्लियर है? तो ये फाइंड करने के लिए बोला गया है। ओके, तो चलिए भाई ये एक्सप्रेशन हमने पहले से निकाल रखा है। यदि हम ये नहीं निकाल के रखे होते और ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया जाता, डायग्राम के साथ दिया रहेगा, x दिया रहेगा, l दिया रहेगा, m q सब दिया रहेगा डायग्राम में, और तब हमसे पूछेगा कि बताओ कि रेट ये रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या होगा, तो आपको सबसे पहले ये फाइंड करना पड़ेगा। हम लोग ये पहले फाइंड कर चुके हैं, तो यहाँ पे थोड़े मेहनत से हम लोग बच गए। अब क्या करेंगे, इसके नेक्स्ट स्टेप में इसको डिफरेंशिएट कर देंगे टाइम के रिस्पेक्ट में। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड with respect to time। अब टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो तो ये x तो खुद में क्या है, वेरिएबल है, तो x को पहले x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होगा और फिर x को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होगा, चेन रूल लगा देना होगा, वो आपको आता है। फिर इसको q स्क्वायर l बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू mg को सबसे पहले q के रिस्पेक्ट में करना होगा और फिर q को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होगा। परफेक्ट है? ओके, एक चीज नहीं भूलना है हमें कि यहाँ पर जो आई नॉट है ना वो माइनस dq बाई dt है, क्योंकि यहाँ पर लीकिंग ऑफ चार्ज है, यहाँ पे चार्ज का डिक्रीमेंट हो रहा है, तो आई नॉट को क्या लिखेंगे, माइनस dq बाई dt लिखेंगे। मतलब जहां भी dq बाई dt है वहां पे क्या चिपका सकते हैं, माइनस आई नॉट चिपका सकते हैं। ठीक है? ओके, तो यहाँ पे nx टू द पावर n माइनस 1, nx टू द पावर n माइनस 1 से ये 3x का पावर 2 आ जाएगा, और ये dx बाई dt को हमें फाइंड करना है। ये l बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू mg, और q स्क्वायर का q के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन x स्क्वायर का 2x होता है ना, तो ये 2q आ जाएगा, और ये dq बाई dt को माइनस आई नॉट लिख सकते हैं। परफेक्ट है? ओके, तो यहां से हमें अब dx बाई dt को निकाल लेना है। तो dx बाई dt कितना आ जाएगा, ये 2 से 2 निपट रहा है ऐसा, है ना, ये 3 को नीचे लेके चले जाएंगे, x स्क्वायर को नीचे लेके चले जाएंगे, तो ये आ जाएगा माइनस l आई नॉट अपॉन में 3 पाई एप्सिलॉन नॉट mg, 3 पाई एप्सिलॉन नॉट mg इनटू सॉरी, हाँ जी ठीक है, q अपॉन में x स्क्वायर। ये रहा आपका dx बाई dt। ये माइनस साइन बता रहा है कि दोनों के बीच सेपरेशन क्या हो रहा है, घट रहा है। पक्का? इसको लिख लो। ओके, एक बार और आपको समझा लेते हैं। xq इतना हमें पता था, q स्क्वायर l अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू mg। अब इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना था, तो सबसे पहले खुद के रिस्पेक्ट में किया, फिर टाइम के रिस्पेक्ट में, क्योंकि वेरिएबल था। ये इसको भी करना था, q के रिस्पेक्ट में किया, फिर q को टाइम के रिस्पेक्ट में कर दिया। यहाँ पे 3x स्क्वायर आ गया, ये dx बाई dt है। यहाँ से l 2 पाई एप्सिलॉन नॉट mg ये बाहर आ गया, और ये q स्क्वायर का q के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 2q हो गया, और फिर dq बाई dt की जगह पे माइनस आई नॉट लिख दिया गया है। उसके बाद हमें dx बाई dt को निकालना था, तो इसको अपने जगह पे ज्यों का त्यों रखा और इसको लेके नीचे उतर गए। अब ये आ गया l q आई नॉट,
L Q I नॉट, और नीचे में क्या आएगा, ये 3 पाई एप्सिलॉन नॉट mg इंटू एक्स स्क्वायर, 3 पाई एप्सिलॉन नॉट mg इंटू एक्स। परफेक्ट है। ओके, ये बता रहा है कि रिलेटिव सेपरेट, जो ये रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है वो इंस्टेंटेनियस चार्ज और पोजीशन पर डिपेंड करेगा। मतलब कि जैसे जैसे चार्ज और पोजीशन आपके चेंज होते जाएंगे वैसे वैसे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच भी क्या होता जाएगा, चेंज होता जाएगा। परफेक्ट है। ओके, इसमें एक छोटा सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऐसे ही पूरा डायग्राम देकर के बोलेगा कि एयर को हमने अचानक से मोइस्ट कर दिया, तो जब मोइस्ट करेंगे तो लीकेज ऑफ चार्ज स्टार्ट हो जाएगा, तो उसमें बोलेगा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, और उसमें सीधा ये पूछ लेगा कि यहाँ पर दोनों के बीच में रिलेटिव वेलोसिटी होगा, यहाँ पे दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ना शुरू कर देंगे एक पर्टिकुलर वेलोसिटी ऑफ अप्रोच से, और नेक्स्ट होगा ये जो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है वो इंस्टेंटेनियस चार्ज पे सिर्फ डिपेंड करेगा। फिर क्वेश्चन पूछेगा कि ये इंस्टेंटेनियस, ये जो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है वो सिर्फ और सिर्फ पोजीशन पे डिपेंड करेगा, और चौथा ऑप्शन होगा कि ये जो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है वो चार्ज, इंस्टेंटेनियस चार्ज और इंस्टेंटेनियस सेपरेशन दोनों पे डिपेंड करेगा। तो आपको इसमें पहला भी सही होगा और लास्ट भी सही होगा। ठीक है, ओके, ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन को कहीं पे लिख लेना अपने नोट्स में। ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि दोनों पेंडुलम बॉब दिया रहेगा, ऐसे चार्ज लेंथ सब दिया रहेगा, चार्ज मास सेपरेशन x दिया रहेगा, और पूछ लेगा कि ड्राई एयर को हमने मॉइस्ट बना दिया, तो मॉइस्ट बनाएंगे तो क्या होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो ये तो समझ में आएगा कि चार्ज लीक होगा तो एक दूसरे की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन इतने के बाद नेक्स्ट जो ऑप्शन होगा ना वो खतरनाक होगा। उसमें बोलेगा ये जो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है ना वो निकालने नहीं बोलेगा, हालांकि वो इनडायरेक्ट रूप से निकालने की बात कर रहा है, जब तक निकालोगे नहीं तब तक इस बात का पता नहीं पड़ेगा कि सिर्फ चार्ज पे डिपेंड कर रहा है, कि सिर्फ सेपरेशन पे डिपेंड कर रहा है, कि दोनों पे डिपेंड कर रहा है, या फिर दोनों पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो ये ऐसे मल्टीपल क्वेश्चंस एडवांस में कहीं पे पूछे जा सकते हैं, तो इसके लिए तैयार रखना है आपको। ठीक है, और सब घिसा पीटा जो क्वेश्चन है ना वो तो आपको एससी में मिल जाएगा, डीसी पार्ट में मिल जाएगा, और भी आपको जो मटेरियल दिए जाएंगे डीपीपीस वगैरह में मिल जाएगा। लेकिन जो स्पेशल चीज है जहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, इसलिए नोट्स से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, ये सब इतना एनालाइज करके जाओगे, इतने एनालिसिस के साथ जाओगे, डिट्टो नोट्स से क्वेश्चन आएगा। इस बार ही मेंस में बहुत सारे क्वेश्चन नोट्स से थे, जिन्होंने मेंस दिया है और ढंग से देखा है उनका वो समझ रहे होंगे कि हाँ भाई बहुत सारे क्वेश्चन नोट्स से दिए गए हैं। चलिए वो सब अलग बात है। तो अब नेक्स्ट करते हैं और कुछ। देखो अब क्या करेंगे कि जैसे मान लो कि यहाँ पे ऐसा ही सिचुएशन है, यहाँ पे दो पेंडुलम को एक कॉमन एंड से ऐसे अरेंज कर दिया गया, ठीक है, और दोनों के बीच में जो गैप है ना वो x का है, ये q है m है, q है m है, ठीक है। अब दोनों का कुछ इक्विलिब्रियम पे अपना कुछ सेपरेशन है, वही सिचुएशन है जो पहले हम डील किए हुए हैं। यहाँ पे एक थीटा है और एक थीटा है क्वेश्चन। अब ये सिचुएशन क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि किसी एक पेंडुलम बॉब का जो चार्ज है वो एब्रप्टली डिसअपीयर हो जा रहा है। जब एब्रप्टली डिसअपीयर होगा तो अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स गैप हो जाएगा। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स गैप होगा तो दोनों ऐसे चिपक जाएंगे, और दोनों जब चिपक जाएंगे दोनों ऐसे चिपक जाएंगे, और जब चिपकेंगे तो इनके बीच में ये चूंकि कंडक्टर है तो इनके बीच में कंडक्शन होगा, और कंडक्शन होगा और दोनों आइडेंटिकल बॉब है, आइडेंटिकल स्फीयर है। तो तुम याद करो कंडक्शन वाली क्लास, उसमें चार्ज जो होता है वो हाफ हाफ डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, याद है ना? ओके, नहीं भी याद होगा, यदि आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो मैं यहाँ पे कामर का इंफॉर्मेशन आपको बता देता हूँ, और आप उसको जरूर देखो, सारे लेक्चर्स को देखो तब ज़्यादा फायदा होगा। तो यहाँ पे जैसे ही दोनों चिपक जाएंगे तो अब सिस्टम का टोटल चार्ज 2q नहीं होगा, क्योंकि एक एब्रप्टली खत्म हो गया है, वो डिसअपीयर हो गया है, सराउंडिंग में चला गया है ना। तो डिसअपीयर हुआ तो दोनों के बीच में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन खत्म हो गया। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक ये जो सेपरेट है, ये दोनों बॉब अलग अलग क्यों है, क्योंकि दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन लग रहा है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन के पीछे कॉज क्या है, तो दोनों पर एग्जिस्ट करने वाला चार्ज। अब एक का चार्ज डिसअपीयर हो जाएगा, मतलब दोनों पे लगने वाला जो फोर्स होगा वो डिसअपीयर हो जाएगा। कौन सा फोर्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और जैसे ही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स गैप होगा अब ये दोनों चिपक जाएंगे। अब जैसे चिपकेंगे तो दोनों में क्या होगा? कंडक्शन होगा, और कंडक्शन आइडेंटिकल स्फीयर के बीच में होता है तो वो हाफ हाफ चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। इसका मतलब है कि ऐसा होने के बाद दोनों पे चार्ज q/2 बचेगा,
और ये दोनों फिर से एक नए इक्विलिब्रियम पोजीशन फिर से सेपरेट हो जाएंगे, फिर दोनों बीच में क्या लगने लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन लगने लगेगा। लेकिन वो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन, नया वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन पुराने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन से कम होगा। क्यों? क्योंकि चार्ज क्या हो गया, कम हो गया है, Q/2 हो गया है। पहले चार्ज क्या था, Q और Q था। ओके, तो यहां पर फिर से एक धीरे धीरे अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पे जाएंगे और इक्विलिब्रियम पोजीशन पर ये जो नया वाला इक्विलिब्रियम पोजीशन होगा वो पहले वाले इक्विलिब्रियम पोजीशन से छोटा होगा, तो आपसे नया वाला इक्विलिब्रियम पोजीशन पूछा जा सकता है। तो ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन लिखो, समझ में आएगा आपको सिर्फ ये डायग्राम लिखना चाहिए, ये तो मैं आपको समझा रहा था, ठीक है। यहाँ पर ये एक्स डैश है, ओके। देखो, इफ चार्ज ऑफ वन बॉब, if charge of one bob is abruptly disappear, then find new equilibrium position, then find separation between both bobs when both will be at new equilibrium position, ओके। डायग्राम ये लिखना है और सॉल्यूशन में आप इसको भी लिखना और इसको भी लिखना भाई। सॉल्यूशन डायग्राम में इसको भी लिख सकते हो, है ना। यहाँ पे कंडक्शन हो रहा है। हमने मान लिया कि न्यू इक्विलिब्रियम पोजीशन में सेपरेशन क्या है, एक्स डैश है। इक्विलिब्रियम पोजीशन पे जब दोनों इक्विलिब्रियम पोजीशन पे होंगे तो उनके बीच में सेपरेशन क्या है, एक्स डैश है। तो ये एक्स डैश निकालना है, ये एक्स दिया हुआ है, ओके भाई। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल, हम लोग को पहले से रिजल्ट पता है कि एक्स स्क्वायर जो होता है ना, एक्स क्यू जो होता है वो हो जाता है क्यू स्क्वायर एल अपॉन में 2πε0 इंटू एल जी, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स डैश हो जाएगा Q/2 का स्क्वायर इंटू एल अपॉन में 2πε0 इंटू एम जी। यहाँ सबका एक्स डैश निकल जाएगा। कि नए वाले इक्विलिब्रियम पोजीशन पे जब दोनों जाकर सेटल होंगे, तो दोनों बीच में गैप कितना होगा, सेपरेशन कितना होगा, यहाँ से एक्स डैश निकल जाएगा, पक्का। यदि आपको एक्स का टर्म्स में निकालना है दोनों डिवाइड करो, एक्स का टर्म्स में निकालना है दोनों को डिवाइड करो, पक्का, ओके, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट हैपन व्हेन bobs are released with rest from non-equilibrium position। देखिए, हमने इक्विलिब्रियम से डिस्टर्ब किया। इक्विलिब्रियम पे पहले था, ये ऐसे था इक्विलिब्रियम पे, हमने किया कि इसको डिस्टर्ब कर दिया। मतलब यहाँ जब इक्विलिब्रियम में है इसको इधर डिस्टर्ब कर दिया या फिर इधर डिस्टर्ब कर दिया। दोनों ही स्थितियों में ये इक्विलिब्रियम नॉन इक्विलिब्रियम पोजीशन पे चला जाएगा। मान लो यहाँ कर दिया गया, ठीक है, और इसको भी यहाँ कर दिया गया और दोनों बॉब को क्या किया गया है, रिलीज किया गया है। तो देखते हैं क्या क्या होगा। सिचुएशन समझ में आ गया, चलिए। नॉन इक्विलिब्रियम पोजीशन से रिलीज किया गया है और रेस्ट के साथ इनिशियल वेलोसिटी क्या लेना है, 0 लेना है। चलिए, ये दो बॉब्स हैं। इसको बॉल्स भी लिखेगा, है ना, कहीं पे बॉल्स लिख देगा तो घबराना नहीं है, स्फेरिकल बॉल होता है, ओके। अभी देखना, इनके बीच में है, ये नॉन इक्विलिब्रियम पोजीशन है भाई, नॉन इक्विलिब्रियम पोजीशन है। ये वाला एंगल जो है उसको थीटा डैश मान लेते हैं, ये थीटा वाला नहीं, ये थीटा डैश है, नॉन इक्विलिब्रियम पोजीशन। ये एंगल कितना है, थीटा डैश है, और दोनों के बीच में कुछ सेपरेशन है, तो यहाँ पर लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन, यहाँ पर भी लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन, और दोनों जो भी थीटा सेम है तो यहाँ पे दोनों का मास भी सेम है, तो दोनों एंगल क्या होंगे, अभी दोनों को सेम एंगल पे
इक्विलिब्रियम पोजीशन तो है नहीं, नॉन इक्विलिब्रियम पोजीशन है तो एंगल हम डिफरेंट डिफरेंट भी कर सकते थे, लेकिन हमने दोनों एंगल को क्या रखा है, सेम रखा है, यहां से दोनों के एंगल को सेम रखा है, ठीक है। ओके, अब यहां पे ये एंगल थीटा डैश है, तो ये वाला भी एंगल कितना हो जाएगा, थीटा डैश। अब जब भी नॉन इक्विलिब्रियम पोजीशन बोलेगा ना तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल नहीं करना, जब भी नॉन इक्विलिब्रियम पोजीशन बोलेगा ना तो टेंजेंशियल और सेंट्रल कर लेना, टेंजेंशियल और सेंट्रल, क्योंकि एक फोर्स होगा जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन में काम करेगा और एक फोर्स होगा जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन में काम करेगा, ठीक है। ओके, क्योंकि दोनों तो चलेंगे सर्कुलर पाथ पे ही ना, सर्कुलर आर्क पर चलेंगे, पूरा कंप्लीट सर्कल पर नहीं चलेंगे, लेकिन यदि इनको चलने की छूट दी जाए तो सर्कुलर आर्क पर चलेगा, तो चल तो रहा है सर्कुलर पाथ पे ही ना, तो जब सर्कुलर पाथ पे चलता है तो सेंट्रीपिटल भी लगता है और टेंजेंशियल भी लगता है। हालांकि किसी भी कर्वीलिनियर पाथ पर चलता है तो टेंजेंशियल और सेंट्रीपिटल दोनों लगता है, क्योंकि किसी भी कर्वीलिनियर पाथ पर चलने के लिए हमें डायरेक्शन तो चेंज करना पड़ेगा ना, और जब डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा तो वेलोसिटी चेंज होगा, और वेलोसिटी जब चेंज हो रहा है इसका मतलब उसके पास कुछ ना कुछ क्या है, एक्सेलरेशन है, और वो एक्सेलरेशन जो कि सिर्फ डायरेक्शन को चेंज कराता है वो सेंट्रीपिटल होता है। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हर एक, जब भी किसी कर्वीलिनियर पाथ पर कोई चीज चलता है, किसी भी कर्वीलिनियर पाथ पर कोई बॉडी चलता है तो उसके पास कुछ ना कुछ क्या होता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है, फोर्स लगता है और एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। ओके, वो सब आपको पता है। तो यहां से ऐसे किसी ये सर्कुलर आर्क पर ये चल रहा है, जब ऐसे किसी सर्कुलर आर्क पर चल रहा है तो ये वाला डायरेक्शन टेंजेंशियल डायरेक्शन है और ये वाला डायरेक्शन सेंट्रीपिटल डायरेक्शन है, ठीक है ना, सेंटर की तरफ, पक्का। ओके भाई, ये थीटा है, ये रेडियस से काम करेगा, ये सर्कुलर आर्क है, तो ये एंगल 90 बनेगा पूरा, ये एंगल कितना बनेगा 90, और ये एंगल 90 है और ये थीटा डैश है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा डैश, और ये 90 माइनस थीटा डैश है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा थीटा डैश, क्योंकि ये वर्टिकल लाइन है और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना होता है 90 होता है, तो ये वाला 90 माइनस थीटा है, ये वाला 90 माइनस थीटा है, थीटा डैश है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा थीटा डैश हो जाएगा। इसको मैं भी हटाता हूं, फिगर को गंदा नहीं करना, इस बात का भी ध्यान रखना है कि फिगर गंदा ना हो जाए बहुत ज्यादा। अभी देखो बच्चा, एक नीचे में mg का भी फोर्स लग रहा है ना, ओके, ध्यान से समझने की बातों को। अभी टेंशन सेंटर की तरफ है, तो सेंटर की तरफ है तो उसे छोड़ देंगे, इस बार हमें कंपोनेंट अलोंग द सेंटर और अलोंग द टेंजेंट लेना है, अलोंग द सेंटर और अलोंग द टेंजेंट लेना है, सेंटर की तरफ या सेंटर से दूर, है ना, और टेंजेंशियल डायरेक्शन में ले लेना है। तो टेंजेंशियल डायरेक्शन में कंपोनेंट लेने के लिए हमें एंगल पता होना चाहिए, तो इस इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन का टेंजेंशियल डायरेक्शन के साथ एंगल तो पता है, ये कितना है थीटा डैश है, ये 90 है बच्चा, ये जो ऐसे टेंजेंट खींच लोगे ना यहाँ से ऐसे, ये टेंजेंट जो होगा ये पूरा एंगल कितना बनेगा 180 बनेगा ना, ये वाला थीटा डैश है, ये 90 है, तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा डैश, ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा डैश। चलिए भी अच्छी बात है, ये 90 डिग्री माइनस थीटा डैश डिग्री है ना। ओके भाई, अब इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, जब ये 90 माइनस थीटा डैश हो गया तो ये वाला कितना हो जाएगा थीटा डैश हो जाएगा, पक्का। चलिए भाई, इसको भी हम इग्नोर करेंगे, आपको जो लिखना होगा तो वीडियो पॉज करके लिख लेना। mg का कंपोनेंट लेते हैं along the radius, है ना, रेडियल डायरेक्शन में, mg cos सेंट्रल डायरेक्शन में, रेडियल डायरेक्शन में, है ना, mg cos थीटा डैश, इधर आ जाएगा mg sin थीटा डैश। ओके, अब इसका कंपोनेंट इधर आएगा Fe इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन cos थीटा डैश, और इधर कंपोनेंट आ जाएगा Fe sin थीटा डैश, ठीक है। चलिए, इसका मतलब है कि अभी मैं इन बातों को यहाँ पे मैं डायग्राम को थोड़ा ये गंदा दिख रहा हो इसलिए साफ दिखाने के लिए मैं इनको हटाता हूँ। mg टूट चुका है दोस्त, mg खत्म हो चुका है, टूट चुका है, कंपोनेंट हमने ब्रेक कर लिया उसे, Fe भी टूट चुका है, हालांकि मेन डायग्राम आपको अपने नोट में लिखना चाहिए, ये मैं हटा दिया। ओके, ये एंगल ठीक है, हमने जो उतना मेहनत किया था ना 180 लेकर के, वर्टिकल अपोजिट से भी एंगल पता चल जाता है थीटा डैश है, ठीक है। ओके, वो क्लिक करने के ऊपर है ना, जो क्लिक करता है। अब हम सेंट्रीपिटल के पीछे पड़ जाते हैं, तो यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स जो होगा
नेट सेंट्रीपिटल फोर्स जो होगा बच्चा वो कितना होगा, सेंटर की तरफ माइनस सेंटर से दूर, यही नेट फोर्स होता है, नेट सेंट्रीपिटल फोर्स। थोड़ा यहाँ पर लिखेंगे जगह बना के, ये है सेंट्रीपिटल फोर्स, नेट सेंट्रीपिटल फोर्स। टी पॉजिटिव में रखेंगे, सेंटर की तरफ है, माइनस mg cos थीटा डैश, और ये भी इधर ही है तो इसको ब्रैकेट में लेके प्लस कर देते हैं, एफ ई साइन थीटा डैश। ठीक है, ओके। अब एक बात तुम्हें पता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, एम वी स्क्वायर बाई आर होता है। यहाँ पे आर की जगह पर क्या लिखेंगे, एल लिखेंगे। एम वी स्क्वायर बाई आर क्या होता है, एम ओमेगा स्क्वायर आर, या फिर एम वी स्क्वायर बाई आर सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। अब ये टी माइनस एम जी कॉस थीटा डैश ब्रैकेट में प्लस एफ ई साइन थीटा डैश हो जाएगा। और चूंकि इसको रेस्ट से छोड़ा गया है, ऐसा बोला है रिलीज विथ रेस्ट, तो ये भी क्या हो जाएगा, इस इंस्टेंट का भी क्या होगा, जीरो होगा। तो ये जीरो हो गया, और ये टी माइनस एम जी कॉस थीटा डैश प्लस एफ ई साइन थीटा डैश हो जाएगा। ओके ओके। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे, टी इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा डैश प्लस एफ ई साइन थीटा डैश हो जाएगा। चलिए ये रिजल्ट हुआ, सेंट्रीपिटल से आ गया। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आपसे डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है। तो देखो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को क्या लिखेंगे, एफ टी इज इक्वल टू, इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को, टेंजेंशियल फोर्स एफ टी इज इक्वल टू कितना होगा, एम जी साइन थीटा माइनस एफ ई कॉस थीटा डैश, एम जी साइन थीटा डैश माइनस एफ ई कॉस थीटा डैश, और ये हमारे m इंटू ए टी के बराबर होगा। ए टी क्या है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो ये एम जी साइन थीटा डैश माइनस एफ ई कॉस थीटा डैश, ये भी एक रिजल्ट हो गया। यहाँ पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन पूछेगा एंगल दे करके तो आसानी से निकल जाएगा, है ना। ओके, और यदि ये एंगल दिया रहेगा तो दोनों के बीच में गैप पता रहेगा, और दोनों के बीच में गैप पता रहेगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी पता रहेगा, और फिट कर देना आ जाएगा आंसर। ठीक है, ये भी पूछेगा इक्विलिब्रियम में, खूब से खूब आपसे टेंशन पूछा जा सकता है, और बहुत खुश होगा तो आपसे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन पूछ लेगा, सब निकल जाएगा। परफेक्ट, ओके, इसको आप लिखो, फिर हम नेक्स्ट करते हैं। एक चीज और है, जैसे एम ए टी लिखा हुआ है ना, तो आप टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हैं, अल्फा इंटू आर। आपको याद होगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अल्फा इंटू आर होता है, यहाँ पर आर की जगह पर एल लिख सकते हैं। ये एम जी साइन थीटा डैश माइनस एफ ई कॉस थीटा डैश, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। तो आपसे अल्फा भी पूछा जा सकता है, ये सब वैल्यू दे करके, थीटा डैश दे करके। ठीक है, अब नेक्स्ट सिचुएशन करते हैं। अब पेंडुलम बॉब को करेगा क्या ना, कि उनके जो ये एक एंड है ना, सेम पॉइंट से कनेक्टेड है। अब पॉइंट को चेंज कर देगा, अब पॉइंट को सेम कॉमन नहीं रहने देगा, दो अलग अलग पॉइंट से उनको कनेक्ट करेगा। तो आप लिखो, फिर मैं दिखाता हूं कि क्या है सिचुएशन। लिखो, व्हाट हैपेंड व्हेन both pendulums are connected with two different points. मतलब बेसिकली व्हाट हैपन कहने का मतलब है ना कि उसमें जो इक्विलिब्रियम पोजीशन होगा ना, यही आपसे पूछा जाएगा। तो ब्रैकेट में लिख भी सकते हो इस बात को, ब्रैकेट में लिख लो कि फाइंड इक्विलिब्रियम सेपरेशन। ओके, देखो, यह समझ लो कि दो पेंडुलम बॉब है जो शुरू में ऐसे कुछ पार्टिकुलर सेपरेशन के साथ कुछ ऐसे मान लेते हैं कि इनके बीच में जो सेपरेशन है ना वो 2l के बराबर है, इनका लेंथ l है और ये 2l के बराबर है। ठीक है, ओके।
और इस पे पॉजिटिव चार्ज है और इस पर नेगेटिव चार्ज है, ऐसा बोलिए। पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव हो सकता है, हमने नेगेटिव ले लिया। इस पे भी, इस पर पॉजिटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव चार्ज है। अब ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या करके कहीं पे ऐसा जगह सेटल होगा और इनके बीच में कुछ ना कुछ क्या होगा, ये नया वाला एल डैश सेपरेशन होगा। तो ये एल डैश आपसे पूछ लिया जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके का क्वेश्चन होगा, ठीक है, ओके। तो चलिए भाई इस एल डैश को निकालते हैं, ये एल डैश कितना होगा। तो हम लोग करेंगे क्या कि यहाँ पे ये थीटा मान लेंगे और ये वाला भी कितना मान लेगा, थीटा ही होगा। अब देखना एक चीज, इस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन इधर लगेगा, ठीक है, और ये टेंशन टी है, इस पर ये थीटा है तो इधर टी कॉस थीटा और इधर टी साइन थीटा है ना, और ये नीचे में क्या है, एम जी। परफेक्ट, ओके। इनिशियल सिचुएशन है, ये रिलीज किया गया है और जब जाकर के इक्विलिब्रियम में सेट हुआ ही है फाइनली, तो इनके बीच का जो सेपरेशन है वो एल डैश बच गया, ठीक, ओके। अब यहां से t sin थीटा इज इक्वल टू a थी इक्विलिब्रियम में, एट इक्विलिब्रियम, ठीक। और ये इक्वेशन नंबर 1 बोलो। अब t cos थीटा इज इक्वल टू mg, इक्वेशन नंबर 2 बोल लो। दोनों को डिवाइड करो, दोनों को जैसे डिवाइड करोगे दोस्त, यहां से tan थीटा इज इक्वल टू एफी अपॉन में mg आ जाएगा, ठीक है। अब tan थीटा एफी अपॉन में mg आ गया और एफी की जगह पर क्या लिख सकते हैं, k q1 q2 q into q स्क्वायर हो जाएगा, k q स्क्वायर अपॉन में l डैश स्क्वायर, k q स्क्वायर अपॉन में l डैश स्क्वायर, ओके। एफी की जगह पर लिख सकते हैं, आपको पता चल रहा होगा यहाँ फिगर को देख करके। एक है कि ये जब इसका इस थीटा का tan निकल गया ना दोस्त, इस थीटा का tan निकल गया, तो आप यहां से क्या कर सकते हो, जब ये L है, ये L है और इसका tan वैल्यू निकल गया है, तो जब इसका tan वैल्यू निकल गया है तो इसका sin वैल्यू निकाल सकते हैं, और जैसे ही sin वैल्यू निकलेगा तो sin थीटा क्या होगा, ये अपॉन में ये, इसका कितना है, लेंथ L है, और ये वाला हमारा x निकल जाएगा, ये जो गैप है, और जितना ये गैप होगा सिमेट्री से उतना ही ये भी गैप होगा, पक्का। जैसे मान लो कि ये x है, इनके बीच में जो ये गैप है वो x है, तो इस राइट एंगल ट्रायंगल को ढंग से देखो, तो ये x है और ये क्या है, L है, तो tan थीटा हमारा निकला हुआ है, tan थीटा निकला हुआ है, तो sin थीटा हम निकाल सकते हैं क्या, और जैसे sin थीटा निकलेगा तो वो जो होगा वो sin थीटा x अपॉन में L के बराबर हो जाएगा, तो यहां से x निकल जाएगा आपका, वाट जो भी यहां पे है इनटू में L। अब जैसे ही x निकल गया तो ये x है तो सिमेट्री से ये भी x है, और ये पूरा का पूरा लेंथ कितना है, 12 है, और ये x 2x है, तो दोनों के बीच में गैप कितना होगा, 12 - 2x, पक्का। इनके बीच में इनिशियल गैप कितना है, 12 है, और अभी क्या है, ये x है और ये x है, तो ये x और ये x पूरा कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, पूरा कितना है 12, और उसमें से 2x घटा दोगे इनके बीच का गैप निकल जाएगा, l डैश निकल जाएगा, तो यहाँ पर l डैश को लिख सकता हूँ कि इट विल बी 12 - 2x। सारी बातें यहाँ से कैलकुलेट करके वहाँ फिट कर दो, यहाँ से x कैलकुलेट करके वहाँ फिट कर दो, क्लियर, ओके। तो इसको भी आप लिख सकते हैं, अच्छा प्रोफाइल होगा। अब चलिए ये पेंडुलम बॉक्स से रिलेटेड लगभग सारी बातें हमने आपको बता दिया, और भी जो होगा आप प्रॉब्लम प्रैक्टिस कीजिएगा, उसके बाद ये क्लियर होगा। आज आपको होमवर्क भी मिलेगा ऐसी वर्णों से, है ना। चलिए तो अब कुछ ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जिसमें दूसरे चैप्टर को भी लेके आएंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, जो 11th के पीछे जो आप पढ़े हुए हैं। जैसे एक क्वेश्चन है स्ट्रेस स्ट्रेन से रिलेटेड, तो मैं कुछ बेसिक यहाँ बता देना चाहूँगा कि स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेन क्या होता है, ठीक है। जैसे मान लो, देखो जो वो बच्चे देखेंगे जिन्होंने स्ट्रेस स्ट्रेन नहीं पढ़ा है, रफली मैं थोड़ा बता देता हूँ। ऐसे ये लगभग 2 घंटे का लेक्चर होता है, ये एक चैप्टर है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ठीक है ना, उस इलास्टिसिटी, उसमें ये सब चीज़ें पढ़ाते हैं। जैसे मान लो कोई रॉड है,
इस पे फोर्स F लग रहा है। अब जब F फोर्स लगेगा तो इसके हर एक क्रॉस सेक्शन पे एक रीस्टोरिंग फोर्स लगने लगेगा। F इतना ही के बराबर एक रीस्टोरिंग फोर्स लगेगा। तो ये जो रीस्टोरिंग फोर्स होता है, रीस्टोरिंग फोर्स को FR बोलेंगे। रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया को ही स्ट्रेस बोलते हैं। रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया को ही क्या बोलते हैं? स्ट्रेस बोलते हैं। ठीक है, ओके। ये आपका नॉर्मल भी होता है और टेंजेंशियल भी होता है। नॉर्मल भी होता है और टेंजेंशियल भी होता है। चलिए, अब स्ट्रेन क्या होता है? स्ट्रेन जो होता है वो चेंज इन डायमेंशन अपॉन में ओरिजिनल डायमेंशन। मतलब इसका मान लो इस पे जो फोर्स लगा है वो एकदम मोलिकुलर लेवल पे ठीक ठाक अमाउंट का आपको लेंथ में चेंज दिखेगा, लेकिन आप यदि ऐसे नॉर्मली एब्जॉर्ब करेंगे तो हो सकता है कि उस लेंथ में चेंज को एब्जॉर्ब ना कर पाए, लेकिन इसके लेंथ में थोड़ा सा चेंज होगा। जैसे मान लो कि इसके लेंथ में जो चेंज हुआ, पहले इसका लेंथ था L और अब जो लेंथ है वो L प्लस डेल्टा L हो गया। तो चेंज इन लेंथ कितना है? डेल्टा L है। तो स्ट्रेन जो होता है वो चेंज इन लेंथ अपॉन में ओरिजिनल लेंथ होगा। चेंज इन लेंथ अपॉन में ओरिजिनल लेंथ होगा। जैसे मान लो कि इसका अब हमें चेंज इन लेंथ निकालना होगा, तो इस पे जो ये फोर्स, इस चार्ज और इस चार्ज के बीच में जो रिपल्सन का फोर्स लगेगा, उसकी वजह से जो रिंग है वो पहले के रिस्पेक्ट में कंपैरेटिवली थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, और थोड़ा सा बड़ा होगा तो रेडियस पहले के रिस्पेक्ट में थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। और जब थोड़ा सा ज्यादा होगा इसका रेडियस, तो जो नया वाला लेंथ होगा वो 2 पाई r डैश नया वाला रेडियस होगा। नया ये जो बाद में जो लेंथ है, जो फाइनल लेंथ है वो 2 पाई इंटू फाइनल रेडियस होगा। ठीक है, तो चेंज इन लेंथ क्या होगा? फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ, क्योंकि रिंग का लेंथ क्या होता है? उसका पेरीमीटर होता है, और उसका पेरीमीटर कितना होता है? 2 पाई r होता है। तो ये चेंज इन लेंथ हो गया अपॉन में ओरिजिनल लेंथ। तो यही इसका क्या माना जाएगा? स्ट्रेन माना जाएगा इसके केस में। ठीक है, 2 पाई r डैश क्या है? फाइनल रेडियस है। इसका रेडियस ज्यादा होगा पहले के रिस्पेक्ट में, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन झेल रहा है, तो रिंग कंपैरेटिवली पहले से बड़ा हो जाएगा, और बड़ा हो जाएगा तो रेडियस क्या हो जाएगा? पहले के रिस्पेक्ट में ज्यादा हो जाएगा, और रेडियस ज्यादा होगा तो पेरीमीटर ज्यादा हो जाएगा। तो ये फाइनल पेरीमीटर माइनस इनिशियल पेरीमीटर, ये हमारा क्या हो गया? ये चेंज इन लेंथ हो गया अपॉन ओरिजिनल लेंथ। यही स्ट्रेन हो गया रिंग के केस में। ठीक है, ओके। और एनर्जी स्टोर्ड जो होता है इसमें, एनर्जी स्टोर्ड जो होता है ये एक तरीके का स्प्रिंग की तरह बिहेव करने लगा, स्प्रिंग की तरह बिहेव करने लगा। और आपको याद होगा स्प्रिंग में थोड़ा सा इलोंगेशन होता है तो उसमें कुछ एनर्जी स्टोर होती है, तो इसमें भी कुछ एनर्जी क्या होगा? स्टोर होगा, और उसको हम लोग हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम बोलते हैं। ये फॉर्मूला प्रूफ भी हो जाता है। ठीक है, लेकिन मैं प्रूफ पे नहीं जा रहा हूँ, सिर्फ मैं रफली इसके जो बेसिक इंफॉर्मेशन हैं उसको हमने आपको बता दिया, जिसका हम लोग इसमें यूज करने वाले हैं। ठीक है, इसको पूरा एक्सप्लेन करने लगे तो काफी टाइम लग जाएगा, लेकिन हमने छोड़ा नहीं है। स्ट्रेन आपको बता दिया, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ को स्ट्रेन बोलते हैं। स्ट्रेस में हमने बता दिया कि रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया को बोलते हैं, स्ट्रेस बोलते हैं। और ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी है जो इसके अंदर स्टोर हो रहा है। ठीक है, ओके। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में पोटेंशियल एनर्जी को और ढंग से और अच्छे से इलिबरेट करके बता दूंगा, और एक्सप्लेन करके कि ये पोटेंशियल एनर्जी आता क्यों है, ये क्या है। लेकिन अभी आपको ये चीज़ पहले से पढ़ाया गया होगा, और नहीं पढ़ाया गया होगा तो भी बस आप इससे काम चलाओ इस क्वेश्चन को बनाने में। इसका यूज करेंगे इस क्वेश्चन को बनाने में। ठीक है, ओके। इस क्वेश्चन को लिखेंगे, पॉज करके लिख लो। चलिए इस बेसिक को भी लिखना। अब इस क्वेश्चन को बनाते हैं। देखिए, सबसे पहले टेंशन निकालना है, फिर निकालना है चेंज इन रेडियस। एक बात और हमने आपको नहीं बताया है, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये सब मैं रिवीजन ही करा रहा हूँ एक तरीके से। यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो होता है वो स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन होता है। एक काम करोगे, जो लड़के ये चैप्टर नहीं पढ़े, बिल्कुल भी नहीं पढ़े हैं, वो इस क्वेश्चन को छोड़ देना। तो सिर्फ एक क्वेश्चन के साथ सिर्फ आप लिख लेना, और फिर आप डाउट काउंटर पे आना, मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, ओके। वो मैं चैप्टर ही पूरा पढ़ाना पड़ेगा जो भी ये नहीं पढ़े हुए। चलिए ठीक, सोल्यूशन देखेंगे।
क्या है कि हमने एक छोटा सा पार्ट लिया, उसको थोड़ा बड़ा करके दिखा देते हैं, ऊपर से एक छोटा सा आर्क कट कर लिया, ठीक है, थोड़ा बड़ा करके दिखाया लेकिन है बहुत छोटा। इतना छोटा है ये आर्क हमारे सेंटर पे डी थीटा का एंगल ऑब्टेन कर रहा है। कितने का? डी थीटा का। परफेक्ट। अब देखो बच्चा, इस मॉलिक्यूल को इसका बगल का मॉलिक्यूल अपनी तरफ एक फोर्स से खींच रहा होगा जिसको टेंशन फोर्स बोलते हैं। इसको भी पकड़ के बगल का मॉलिक्यूल अपनी तरफ खींच रहा होगा जिसको टेंशन का फोर्स बोलते हैं, ठीक है। जैसे ये जो रिंग है, रिंग के सेंटर पे एक चार्ज रखा हुआ है और इस पर भी कुछ चार्ज है, तो इन चार्जेस के बीच में क्या होगा? रिपल्सन होगा। हर जगह पे रिपल्सन का फोर्स लगेगा, हर जगह पे रिपल्सन का फोर्स लगेगा, ठीक है। और ये रिपल्सन का जो फोर्स होगा वो पूरे रिंग में टेंशन डेवलप कर देगा, और उस टेंशन को रीस्टोर करने के लिए भी जो फोर्स लगेगा वो टेंशन के बराबर ही लगेगा, ठीक है। यदि वो रीस्टोरिंग फोर्स नहीं लगता तो ये जो रिपल्सन का जो फोर्स है वो इन सारे मॉलिक्यूल को सेपरेट कर देता, इस रिंग को डिस्ट्रॉय कर देता, लेकिन रिंग डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा है। यही कारण है कि जितना टेंशन लग रहा है, जितना टेंशन अप्लाई हो रहा है उतना ही टेंशन रीस्टोर भी हो रहा है, उतना ही रीस्टोरिंग फोर्स के रूप में एक फोर्स लग रहा है उस पर, ठीक है। और उसी को एरिया से डिवाइड करेंगे तो स्ट्रेस निकल जाएगा। तो सबसे पहले टेंशन निकालना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसलिए पहले क्वेश्चन में क्या डाला गया है? टेंशन निकालने बोला गया है। पहले क्वेश्चन में टेंशन निकालने बोला गया है। ओके, चलिए भाई, तो यहां पे ऐसे लाइन डाल देते हैं। जैसी लाइन डालेंगे ये वाला डी थीटा बाई 2 हो जाएगा, और ये वाला भी कितना हो जाएगा? डी थीटा बाई 2, हाफ हाफ में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब ये डी थीटा बाई 2 है तो ऐसे एक वर्टिकल लाइन डालो, तो ये डी थीटा बाई 2 है तो ये वाला भी एंगल कितना हो जाएगा? डी थीटा बाई 2 होगा ढंग से। ये डी थीटा बाई 2 है तो ये एंगल कितना हो जाएगा? डी थीटा बाई 2। तो ये 90 माइनस डी थीटा बाई 2 होगा। फिर हॉरिजॉन्टल लाइन डालो, ये 90 माइनस डी थीटा बाई 2 है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? डी थीटा बाई 2। क्लियर? और यहां भी ये एंगल कितना बनेगा? डी थीटा बाई 2 ही बनेगा, ओके ओके। अब देखना, इस छोटे से पोर्शन पे जो चार्ज है, जो चार्ज फंसा हुआ है इसमें डी क्यू, वो डी क्यू कितना होगा? लेमडा इंटू आर डी थीटा। चार्ज पर यूनिट लेंथ दिया हुआ है। यहां पे लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या है? लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या है? चार्ज पर यूनिट लेंथ दिया हुआ है लेमडा, तो यूनिट लेंथ का मान चार्ज कितना है? लेमडा है। तो इस आर्क का लेंथ कितना होगा? आर डी थीटा होगा। तो उसमें चार्ज कितना होगा? लेमडा इंटू आर डी थीटा, यही डी क्यू है। क्लियर? ओके, तो डी क्यू निकल गया। यहाँ पे जो क्यू नॉट रखा हुआ है और ये जो डी क्यू है, ये दोनों के बीच में क्या लगेगा? रिपल्सन का फोर्स लगेगा, पक्का? ओके। और ये इतना बड़ा दिख रहा है, लेकिन ये डी थीटा हमें हिंट कर रहा है कि इतना बड़ा ना होकर के लगभग एक पॉइंट टाइप का है। इतना ये छोटा है, इतना छोटा है कि आपको नेकेड आई से दिखेगा भी नहीं, ये एब्जॉर्बेबल नहीं है, इग्नोरेबल है। तो जैसे पॉइंट टाइप का होगा तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन जस्ट ऊपर ऐसे लगेगा, है ना। अभी आपको क्या फील हो रहा होगा कि ऐसे ऐसे लगेगा डिफरेंट डायरेक्शन में, लेकिन नहीं भाई, इसके डायमेंशन को एग्जैक्ट देखने की कोशिश करो, तब तुम्हें लगेगा कि जस्ट पॉइंट टाइप का होगा। तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में क्या लगेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन बिल्कुल वर्टिकली अपवर्ड लगेगा, ओके, ठीक है। कुछ और देखते हैं। टी का इधर कंपोनेंट क्या होगा? टी कॉस डी थीटा बाई 2, और इधर कंपोनेंट क्या हो जाएगा? टी साइन डी थीटा बाई 2। टी का, इस टी का भी इधर कंपोनेंट क्या होगा? टी कॉस डी थीटा बाई 2, टी कॉस डी थीटा बाई 2। और नीचे कंपोनेंट क्या हो जाएगा? वर्टिकली डाउनवर्ड में टी साइन डी थीटा बाई 2, ओके ओके। तो ये जो मैंने बोला था कि इसको, इसके एग्जैक्ट डायमेंशन को फील करने की कोशिश करोगे, ऑब्जर्व करने की कोशिश करोगे, तो एक पॉइंट टाइप का दिखेगा आपको। तो ऊपर की तरफ जो फोर्स लग रहा है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन है, और नीचे की तरफ जो फोर्स लग रहे होंगे वो टी साइन थीटा प्लस टी साइन डी थीटा बाई 2 लगेगा। तो ये ट्वाइस ऑफ, ये ऊपर में क्या लगेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन, और नीचे में क्या लगेगा? इसको एफ ई से रिप्रेजेंट कर देते हैं ऐसे। आप एफ कैपिटल ई से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 2t साइन डी थीटा बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा वीडियो मैंने पहले भी बोला है, आपको कॉन्सेंट्रेट रहना पड़ेगा, क्योंकि देखो जितना तुम्हें वीडियो से
जितना फील आता है या फिर जितना तुम्हें समझना तुम्हारे लिए जितना टफ है, हमारा पढ़ाना भी थोड़ा टफ होता है, क्योंकि क्लासेस भरे होते हैं, आपका रिस्पॉन्स मिलते रहता है, उस समय परफॉर्मेंस किसी और लेवल पे होता है। और यहाँ पे कैमरे को पढ़ाना है, मोबाइल को पढ़ाना है, तो सो डिफिकल्ट फॉर मी, फॉर एनीवन। कोई भी टीचर नेचुरली नहीं हो सकता है कैमरे के सामने। हाँ, यदि क्लास में बच्चे हैं और फिर कैमरा लगा हुआ है, फिर तो वो नेचुरली पढ़ाएगा, लेकिन कैमरे को देख करके कोई टीचर जज करने लगते हैं किसी टीचर के बारे में। उन टीचर्स को भी मैं बोलूँगा कि ऐसा नहीं है, आप भी सर नेचुरल नहीं रहते होंगे। आप भी जब कैमरे के सामने आते होंगे ना, तो वो परफॉर्मेंस नहीं दे पाते होंगे जो आप क्लासरूम में देते हैं। क्लासरूम अलग ही अंदाज होता है यार, क्लासरूम में एनर्जी लेवल ही कुछ और होता है। जैसे नहीं देखते हो एक ही प्लेयर का वर्ल्ड कप में एनर्जी लेवल कुछ और होता है और नॉर्मल टूर्नामेंट्स में एनर्जी लेवल कुछ और होता है। बहुत सारे आउट ऑफ फॉर्म जो प्लेयर्स होते हैं ना, वो जब वर्ल्ड कप खेलते हैं ना, वो इन द फॉर्म आ जाते हैं। तो क्लासरूम का एनर्जी लेवल और इसमें बहुत का अंतर है। तो आप किसी भी टीचर का वे ऑफ टीचिंग जज नहीं कर सकते हैं आप ये वीडियोस को देख करके। हाँ, वीडियो ठीक है, इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करने का एक तरीका है, ये टीचिंग नहीं है। एक्चुअल टीचिंग आपको क्लास में दिखता है, इस पर नहीं दिख पाएगा। सो किसी को बुरा लगा हो तो इसके लिए मैं सॉरी बोल रहा हूँ, लेकिन यही फैक्ट है। तो अब बिल्कुल जजमेंट ना करें, टीचर्स को भी मैं बोल रहा हूँ ये बात। देखिए, तो ये डिक्यू, इसमें जो चार्ज है ना, इस छोटे से पोर्शन में जो फंसा हुआ चार्ज था वो कितना था, लैम्डा इंटू आई डी थीटा। आया कहाँ से, क्लियर हो गया। यहाँ पर इसको हमने इसके एग्जैक्ट डायमेंशन की बात किया तो ये पॉइंट भी नहीं होगा, पॉइंट तो दिख भी रहा है, उससे भी ये छोटा होगा। तो ऊपर में क्या लग रहा होगा, इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन, और इन दोनों की वजह से ये जो दोनों है ना, ये वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहे होंगे। क्लियर? ओके, ये सेंटर की तरफ है, अब ये सेंटर से दूर है। एक बात और है, थीटा काफी छोटा है, डी थीटा बहुत छोटा होता है, और जब थीटा काफी छोटा होता है तो आपको पता है साइन थीटा थीटा के बराबर होता है। तो ये साइन डी थीटा बाई 2 को हम लोग डी थीटा बाई 2 बोलेंगे। साइन डी थीटा बाई 2 को साइन थीटा थीटा हो जाता है, मैंने बताया ये अप्रोक्सीमेशन अभी जस्ट कुछ समय पहले। तो ये 2t साइन डी थीटा बाई 2, ये साइन डी थीटा बाई 2 को डी थीटा बाई 2 लिख दिया, तो ये 2 से 2 गया, ये t डी थीटा आ गया। ओके, समझ में आया? कुछ किया नहीं हमने, अप्रोक्सीमेशन यूज कर लिया जो कुछ समय पहले बताया था। चलिए, एक पॉइंट और है, हमें यहाँ पे सेंट्रीपिटल इक्वेशन ऑफ सर्कुलर मोशन लिखना है। सेंट्रीपिटल इक्वेशन लिखना है, सेंट्रीपिटल फोर्स का इक्वेशन लिखना है। तो उसमें मास रिस्पॉन्सिबल होगा, तो मास के लिए हम लोग यहाँ पर डीएम लिख लेते हैं कि इस छोटे से पोर्शन का मास कितना होगा। तो पूरे का मैं बोलूंगा सिंस 2 पाई आर लेंथ का मास जो है वो m है, परफेक्ट क्वेश्चन में दिया गया है। तो यूनिट लेंथ का मास कितना होगा, m बाई 2 पाई आर। बिल्कुल बेसिक बात है, कोई झंझट नहीं है इसमें। और यही कारण है इसका लेंथ r है, डी थीटा, ये पहले भी आया था, है ना, अभी प्रीवियस लेक्चर या उसके प्रीवियस लेक्चर में। तो ये कितना होगा, m बाई, ये आप लिख चुके होंगे, थोड़ा लिखते रहना है ना, ये m बाई 2 पाई r इंटू आर डी थीटा। क्लियर? आर से आर गया, ये m बाई 2 पाई इंटू डी थीटा। ये dm है, ये इस छोटे से पोर्शन का जो मास है ना, उसकी औकात कितनी है, m अपॉन में 2 पाई इंटू डी थीटा, m अपॉन में 2 पाई इंटू डी थीटा। परफेक्ट? ओके, तो इतना अभी तक तो ये बेसिक ही सुलझा रहे थे, अभी तक तो क्वेश्चन के पीछे पढ़े ही नहीं। सिर्फ हमने फोर्स दिखाया आपको कि फोर्स ऐसे ऐसे लग रहा है, फिर हमने दिखाया कि इस पे चार्ज कितना फंसा हुआ है, फिर हमने दिखाया कि इसमें कितना मास है। ठीक है, अब देखो बच्चा, ये चूंकि सर्कुलेट कर रहा है, सर्कुलेट कर रहा है तो सेंट्रीपिटल फोर्स झेल रहा होगा, और सेंट्रीपिटल फोर्स होगा कितना, तो वो होगा आपका T, इस डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है वो कितना है, T डी थीटा माइनस इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन इज इक्वल टू dm ओमेगा स्क्वायर r, m ओमेगा स्क्वायर r होता है। अब याद होगा r को स्मॉल r से रिप्रेजेंट किए थे, इसलिए स्मॉल r यहाँ लिख देंगे। ठीक है, ओके। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन की जगह पर क्या लिखेंगे कि इंटू डी क्यू इंटू क्यू नॉट, के डी क्यू, ये पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज टाइप, और ये क्यू नॉट है, तो Q1 Q2, तो Q1 की जगह पर कितना है, डी क्यू है, और Q2 की जगह पर कितना है, Q नॉट है। यहाँ प्यार से लिख देंगे कि Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर, दोनों के बीच में गैप कितना है, रेडियस के बराबर का गैप है, इज इक्वल टू डीएम, डीएम की जगह पे m बाई 2 पाई, थोड़ा यहाँ जगह बनाऊंगा मैं,
m बाई 2 पाई dm हो गया इंटू थीटा डी थीटा भी है ओमेगा स्क्वायर r। चलिए अच्छी बात है, ठीक है। नेक्स्ट ये t इंटू डी थीटा है माइनस k क्यू नॉट को बाहर ये इधर लिख लेते हैं भाई में आर स्क्वायर, और डी क्यू की जगह पर क्या लिखोगे भाई, वहां पे लिखा हुआ है, वहां पे लेमडा इंटू आर डी थीटा, लेमडा इंटू आर डी थीटा। ओके भाई, ये m बाई 2 पाई इंटू ओमेगा स्क्वायर आर इंटू डी थीटा। एक चीज समझो, डी थीटा कॉमन निकाल लो, एक स्टेप में खाऊंगा, और इन दोनों को इसको डी थीटा कर दो, कट कर दो, इधर से डी थीटा कॉमन निकालोगे और उधर से डी थीटा निपट जाएगा। बोर्ड की कॉपी में ऐसे नहीं करना है ना, इसका ध्यान रखना है, पूरा कॉमन निकाल के काम करना है। ओके, यहाँ से t इज इक्वल टू क्या आएगा, m बाई 2 पाई ओमेगा स्क्वायर r, ये स्मॉल r है दोस्त, स्मॉल r है। इसको मैं ऐसे खुले में लिख देता हूँ, ये आप लिख लो, यहाँ पर भी दोस्त ये स्मॉल r होगा, इस बात का ध्यान रखना है। स्मॉल r लिया था हमने, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ज़्यादा, है ना, स्मॉल r ही लिखो, क्योंकि स्मॉल r वहाँ पे ले लिया गया है ना, इसीलिए मैं इस बात का ध्यान रख रहा हूँ। ये स्मॉल r कोई बात नहीं है ना, वही कैपिटल R कर देना यदि आप मेरे साथ साथ लिख रहे होगे तो, क्या दिक्कत है। और सर इसको पहले बताना चाहिए था ना, अच्छा कोई नहीं, ठीक है, इसको मिस्टेक नहीं मानेंगे। यहाँ पे r डी थीटा है, r से ये r है, यहाँ से टेंशन कितना आ रहा है, इसको मैं हटा रहा हूँ। ये t इज इक्वल टू k क्यू नॉट बाई r प्लस m बाई 2 पाई ओमेगा स्क्वायर r, ये है टेंशन का एक्सप्रेशन, ठीक है। टेंशन ऐसा निकल गया। अब टेंशन निकल गया तो हम यहां से स्ट्रेस निकाल सकते हैं आसानी से। टेंशन निकल गया तो हम यहां से स्ट्रेस निकाल लेंगे, स्ट्रेस होगा टी अपॉन में ए का। ओके, अब हमें पता है यंग मॉडुलस क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन होता है, अभी बताया हमने आपको, और इसके पहले भी आपका ये बेसिक में क्लियर होगा, जो पढ़े होंगे उसके लिए तो ये चीजें बिल्कुल रट्टा याद होगा आपको। ये y इज इक्वल टू स्ट्रेस की जगह पे t अपॉन में a, और स्ट्रेन की जगह पर क्या करेंगे, डेल्टा l अपॉन में l करते हैं, ठीक है। ओके, यहां से डेल्टा l अपॉन में l इज इक्वल टू t बाई यंग मॉडुलस इनटू a आ जाएगा। t इसको नीचे लेके चले, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। ओके, डेल्टा l की जगह पर लिख सकते हैं 2 पाई r डैश फाइनल लेंथ माइनस 2 पाई r इनिशियल लेंथ अपॉन में इनिशियल लेंथ, ये है डेल्टा l बाई l। ये t अपॉन में यंग मॉडुलस इनटू एरिया, यहां से 2 पाई कॉमन निकाल ले भाई, ये r डैश माइनस r अपॉन में 2 पाई r, ठीक है ना। ओके, और ये t अपॉन में, थोड़ा कंसंट्रेशन को बना के रखना, है ना, अच्छा क्वेश्चन है। 2 पाई से 2 पाई, ये r डैश माइनस r क्या है, चेंज इन रेडियस है भाई, यही निकालना था चेंज इन रेडियस, तो ये डेल्टा r है, ये हो जाएगा t अपॉन में यंग मॉडुलस इनटू एरिया इनटू में इनिशियल रेडियस कितना है, स्मॉल r है, इनिशियल रेडियस स्मॉल r है। चलिए भाई यहाँ पे फिर से स्मॉल r कर देते हैं ना। ओके, तो ये रहा आपका चेंज इन रेडियस, तो इससे आप ये भी निकाल दोगे, कितना आएगा, और यहाँ से निकल जाएगा, t की वैल्यू को यहाँ पे फीड कर देना, परफेक्ट। ओके, ठीक। अब क्या पूछा जा रहा है, अब पूछा जा रहा है एनर्जी स्टोर बताओ। तो एनर्जी स्टोर कितना होगा, सी पार्ट, U इज इक्वल टू हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन।
इनटू में वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कितना होगा, देखो भाई स्ट्रेस पता है टी बाई ए, स्ट्रेन भी पता है हम लोग को, डेल्टा आर पता चल गया, डेल्टा आर बाई आर यहां से पता ही हो गया ना, डेल्टा आर बाई आर पता हो गया तो स्ट्रेन भी पता हो गया। अब स्ट्रेन पता है, स्ट्रेस पता है, वॉल्यूम क्या होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू टोटल लेंथ। क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसको क्या करो, रिंग को ऐसे तोड़ के खोल दो, ये क्या बन जाएगा, ऐसे छोटा सा सिलेंडर बन जाएगा। इसमें इसका लेंथ कितना होगा, 2πr होगा, और ये क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 2πr इनटू में, इस बार देखो स्मॉल आर लिखा गया है ना, स्मॉल आर लिया, स्मॉल आर ही लिखना है। और तुम बोलोगे कि सर यहाँ भी तो स्मॉल आर कर दो ना, क्या फर्क पड़ता है, ये चेंज इन रेडियस है, ये तो कुछ दिया नहीं गया था, तो निकालना था, तो डेल्टा कैपिटल आर को ही चेंज इन रेडियस मान लेते हैं, है ना। ओके, तो ये ऐसे करके आप टोटल एनर्जी स्टोर भी निकाल सकते हो इसमें। परफेक्ट, ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है ये। अब हीट को लगा के क्वेश्चन कराते हैं, हीट घुसा देंगे उस इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, देखते हैं उस क्वेश्चन को लेकर कितना आपका दिमाग चलता है। तो हीट का यूज करके इस चैप्टर में हीट के भी कॉन्सेप्ट्स का यूज करके क्वेश्चन बनेगा, और ये क्वेश्चन बोर्ड पे है, आप इसको देख करके लिखो पॉज करके, थोड़ा ट्राई भी कर सकते हो, ऐसे मैं बना देता हूँ। देखो, इसको समझने के पहले एक बेसिक में फिर से रिमाइंड करना चाहूँगा, ये जो पोटेंशियल एनर्जी होता है ना, वो हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इनटू वॉल्यूम होता है भाई, टोटल एनर्जी स्टोर। ठीक है, थोड़ा मैं इसमें बता दूं क्या क्या है। एक रॉड है मोटा सा, जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, ए दिया हुआ है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ये ए है, इसका लेंथ जो है वो एल है, और यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी वाई दिया हुआ है। ये लाइट रॉड है, मतलब इसके पास मास नहीं है, लेकिन ये जो बॉल, एक बॉल लटकाया हुआ है, एक स्फीयर लटकाया हुआ है, इस स्फीयर के पास क्या है, मास है, ये नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है ना, इसीलिए इस चार्ज को यहाँ पे हम टिका सकते हैं। यदि ये कंडक्टिंग स्फीयर होता और यदि हम चार्ज को रखते तो यूनिफॉर्मली इस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, पूरे बॉडी में स्प्रेड हो जाता, फैल जाता। ठीक है, ओके, तो ये नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, यहाँ पर ये चार्ज क्यू रखा हुआ है, और यहाँ पर भी एक चार्ज क्यू रखा हुआ है। ठीक है, ओके, हीट कैपेसिटी इसका सी दिया हुआ है। तो फाइंड चेंज इन टेम्परेचर ऑफ रॉड व्हेन बॉल इज कट ऑफ गिवन, ये जब कट हो जाता है तो फिर इसका टेम्परेचर में चेंज बताना है। देखते हैं, तो यहाँ पे लाइट रॉड है, इसको मैं हटा रहा हूं। ये स्ट्रेस को तुम्हें याद होगा, अभी मैंने बताया तुम्हें, y इज इक्वल टू यंग मॉडुलस क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन होता है। ठीक है, यहां से हम लोग स्ट्रेन को क्या लिख सकते हैं, स्ट्रेन को स्ट्रेस अपॉन में यंग मॉडुलस लिख सकते हैं। यहाँ लिख दो भाई, स्ट्रेस को अपनी जगह पर रहने दो, इनटू स्ट्रेन, स्ट्रेन की जगह पे स्ट्रेस अपॉन में यंग मॉडुलस कर दो, स्ट्रेन की जगह पे स्ट्रेस अपॉन में यंग मॉडुलस हो गया, इनटू में गिवन वॉल्यूम। यहां पर वॉल्यूम की कोई बात करेगा तो क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू में लेंथ कर देंगे। ठीक है, बेस का एरिया इनटू हाइट होता है ना सिलेंडर का। ओके, अब ये स्ट्रेस, इसको हटाता हूं मैं, यहां से आ जाएगा स्ट्रेस का स्क्वायर अपॉन में 2y, ओके, इनटू में गिवन वॉल्यूम, ये हमारा टोटल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आ जाएगा। क्लियर है? ओके, एक चीज समझते हैं, यहाँ पे क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा स्ट्रेस की जगह पे T अपॉन में A। ठीक है, यहाँ टेंशन लगेगा रॉड में, और रीस्टोरिंग फोर्स भी क्या होगा, टेंशन ही होगा। तो ये स्ट्रेस हो गया T अपॉन में A, इसका स्क्वायर अपॉन में 2 ट्वाइस ऑफ यंग मॉडुलस, इनटू में वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना होगा, A इंटू L हो जाएगा। क्लियर? ओके, ये हो जाएगा T स्क्वायर अपॉन में
2 इंटू यंग मॉडुलस इंटू में ए स्क्वायर इंटू ए इंटू एल, ए से ए खत्म हो गया, यहाँ से टी स्क्वायर अपॉन में ट्वाइस ऑफ वाई इंटू ए इंटू एल हो जाएगा। ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी आ गया इस केस में, रॉड के केस में पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन है टेंशन के टर्म्स में। परफेक्ट, ओके। तो आप इतना लिख लो, इतना पोस्ट करके लिखिए। अब चीज समझो, जब ये है तब इस रस्सी, ये जो रॉड है उसमें टेंशन के लिए रिस्पॉन्सिबल इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन तो होगा ही, mg फोर्स भी होगा, है ना। इस बॉब का mg, ये भी इसको पकड़ के खींच रहा होगा, ओके। लेकिन जैसे मान लो कि रॉड है, रॉड को पकड़ के लटक गए, तो लटक जाओगे तो उसमें टेंशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा ना। तो वही बात है, यहाँ पे एक स्फीयर को अटैच किया गया है, तो इसके वेट की वजह से भी इसका टेंशन प्रभावित हो रहा होगा। और जब ये इससे डिटैच हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, हट जाएगा यहाँ से, तो सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन की वजह से इसमें टेंशन रहेगा। तो शुरू में टेंशन कुछ और होगा और बाद में टेंशन कुछ और होगा। और यही कारण है कि यहाँ पोटेंशियल एनर्जी शुरू में ज़्यादा होगा, क्योंकि टेंशन शुरू का क्या रहेगा, ज़्यादा, और बाद का टेंशन क्या रहेगा, कम रहेगा। तो शुरू में पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है और सिस्टम के पास बाद में पोटेंशियल एनर्जी क्या है, कम है, क्योंकि टेंशन क्या है, कम है। तो यहाँ पर जो लॉस हुआ है पोटेंशियल एनर्जी का, वो किस में कन्वर्ट होगा, हीट में कन्वर्ट होगा। और वही हीट में जो कन्वर्ट होगा हीट एनर्जी, वही टेम्परेचर को चेंज कराएगा। अभी आपको आइडिया लगा होगा, ठीक है। तो फिर इसको प्रोसीड करते हैं और अच्छे से समझ में आएगा। तो देखो बच्चा, शुरू में टेंशन को T1 मान लेते हैं और बाद में टेंशन को T2 मान लेते हैं। तो क्या होगा, यहां पर एक्सप्रेशन लिखेंगे U इनिशियल माइनस U फाइनल ड्रॉप इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन हीट एनर्जी। तो ये हो जाएगा m रॉड का मास इंटू में s स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है, और आपको पता है मास इंटू में स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है, ठीक है, जो कि C दिया हुआ है, इंटू में डेल्टा T। तो यहाँ से U इनिशियल टेंशन को हमने T1 माना है, ठीक है। तो यहाँ पर T1 स्क्वायर अपॉन में 2 ट्वाइस ऑफ यंग मॉडुलस इंटू A इंटू L माइनस T2 स्क्वायर अपॉन में ट्वाइस ऑफ यंग मॉडुलस इंटू में A इंटू में L हो जाएगा। क्लियर है, हमने सिर्फ टेंशन की जगह पे इनिशियल टेंशन और फाइनल टेंशन फिट किया है, पुट किया है, ठीक है, ओके। तो यहाँ से ये C इंटू डेल्टा T आ जाएगा, यहाँ से तुम डेल्टा T निकाल लोगे। क्लियर है। अब T1 T2 कैसे निकलेगा, T1 की जगह पर क्या रखेंगे और T2 की जगह पर क्या रखेंगे। देखिए T1 क्या होगा, फॉर T1 कौन कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल होगा। तो यहाँ पे रॉड की एबिलिटी देख भाई, यहाँ पर क्या लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये बॉल है ना, इसके साथ बॉल है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन प्लस में mg फोर्स, और इन दोनों को बैलेंस कौन करेगा, टेंशन करेगा। तो यहाँ पर T1 जो होगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्लस mg है, क्लियर। और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो जाएगा K Q1 Q2, मतलब Q1 इंटू Q1, Q स्क्वायर, Q इंटू Q, Q1 भी क्या है, Q है, और Q2 भी क्या है, Q है, तो Q इंटू Q स्क्वायर हो जाएगा। तो K Q स्क्वायर अपॉन में L स्क्वायर, K Q1 Q2 बाई में R स्क्वायर, R कितने के बराबर है, L के बराबर है, यहाँ पर कैपिटल L है, ये कैपिटल L का स्क्वायर लिख दिया, क्लियर, ओके। प्लस में mg हो गया, तो K Q1 Q2 बाई में R स्क्वायर, K Q स्क्वायर अपॉन में L स्क्वायर प्लस mg, T1 हो गया। अब T2 के लिए क्या करेंगे, फॉर T2 यहाँ लिखेंगे, जगह यहाँ खाली जगह है, तो फॉर T2 वो तो सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है ना, एक ही फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक और रिपल्सन, mg गायब हो गया, तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन है, ऊपर में क्या लग रहा है, टेंशन लग रहा है। तो ये T2 जो होगा वो सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन के बराबर हो जाएगा, और इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन वही KQ स्क्वायर अपॉन में L स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से T1 आपने निकाल लिया, इनिशियल टेंशन है, यहाँ से फाइनल टेंशन निकाल लिया। इन दोनों को उठा करके इसमें फीड करेंगे, इन दोनों को उठा के इसमें फीड करेंगे, जैसे ही फीड करेंगे आपका चेंज इन टेम्परेचर निकल जाएगा। एक अच्छा क्वेश्चन है, हीट को भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में लगा के क्वेश्चन बनाया गया है, ओके। ठीक है, फिर अब इससे आगे बढ़े तो फिर वीडियो लंबा होगा।
और आज भी इंडक्शन का जो स्पेशल इफेक्ट है जो मैं लेक्चर के शुरू में बोला था वो आज छूट गया है। चलिए कोई नहीं, अगले लेक्चर में कोई क्वेश्चन नहीं कराना है, वहीं से स्टार्ट होगा। और अगले लेक्चर में इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने सीखेंगे, डिफरेंट क्वेश्चंस करेंगे उसमें, ठीक है। इसमें देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कुछ प्रॉब्लम यदि मुझे दिखेगा कुछ उस लेवल का तो मैं कुछ प्रॉब्लम भी करा दूंगा। और भी कोई नहीं, अभी आपका होमवर्क जो है वो एससी वर्मा का है। एससी वर्मा में आप 1 to 20 बना रहे हैं एक्सरसाइज में, 1 to 20 बनाओ, ठीक है। जो फंसता है वो मुझे व्हाट्सअप करो, हमसे कॉल करके पूछ लो। तो आपका होमवर्क है एससीबी का, यहाँ लिख देता हूँ होमवर्क, बना देंगे भाई एससी वर्मा का। एससी वर्मा तो बनाना ही है ना शुरू में, 1 to 20, क्लियर। ये वाला एससी वर्मा बना लो मेरे साथ, फिर जो मर्जी सो बुक बनाना। यदि आपको किसी पर्टिकुलर बुक से होमवर्क लेना है तो आप उसके लिए कॉल करके हमसे होमवर्क ले सकते हैं, ठीक है। बनाओ, भेजो, अभी मैं खाली ही रहता हूँ, जितना आप लाभ उठाना सर चाहते हैं उतना उठा लीजिए, ठीक है। फिर बाय।